मैं मिथिलेश राय हूँ, रवि मुकुल ने, और हमारे साथ हैं राजीव रंजन श्रीवास्तव जी। इन्होंने इसको सजाया संवारा है। दीदी जो हैं यहाँ पर अगुवाई करती रही हैं कार्यक्रम का। ये बहुत ही सुंदर परिवेश जो आपके सामने अब प्रस्तुत होने जा रहा है, इन लोगों की वाणी से, इनके कर्तव्यों से, इनके कर्मों से जो परिलक्षित होता है कि बिहार की संस्कृति और सभ्यता को उजागर करने में, कला संस्कृति को बढ़ावा देने में किलकारी की क्या भूमिका है और यहाँ के रंगकर्मियों, पत्रकारों, कलाकारों की क्या भूमिका है, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं आइडियलाइज के इस कार्यक्रम में। मैं धन्यवाद देता हूँ दीदी को, सुचित्रा दीदी को, कि ये हमारे अभी कौशिकी सम्मान हुआ था जिसमें कि इनको सम्मानित किया गया, और बड़े विनम्र भाव से इनके कर्मों को देखते हुए हम लोगों ने जो पाया है, इसके एवज में इनको हमने सम्मानित किया था आइडियलाइज की तरफ से, और उन्होंने बड़ा विनीत भाव से उसको स्वीकारा था। हम आभार व्यक्त करते हैं और आप सबों को परिचित कराते हैं राजीव रंजन जी से, रवि मुकुल जी से और सुचित्रा दीदी से। आज विश्व रंगमंच दिवस है, इस वजह से किलकारी के प्रांगण में हम इन मित्रों से बात करेंगे कि रंगमंच को लेकर के या किलकारी की तमाम गतिविधियों को लेकर के पूर्णिया सहित बिहार की क्या स्थिति है, उस पर हम लोग थोड़ी बात विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करना चाहते हैं रवि मुकुल जी से। रवि मुकुल के बारे में हमने आपको बताया कि बेशक ये हमसे हमारे जूनियर हैं, हमारे शिष्य हैं, लेकिन ये हम गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी निकल गया। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि रवि मुकुल दरभंगा गए और वहाँ पर पूरे वातावरण को, जहाँ पर कि 70 बच्चे थे, आज वहाँ पर 450 के करीब बच्चे हैं और पूरा प्रांगण सज रहा है, संवर रहा है। रवि मुकुल जी, आप जरा अपने बारे में कुछ बताएं, फिर हम आपसे बात करेंगे। मेरा नाम रवि भूषण मुकुल है और मेरी रंगमंचीय यात्रा मधुबनी जिले से शुरू हुई थी, भारतीय जननाट्य संघ युक्ता से, और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। लेकिन बीजारोपण जो है वो गांव से ही हुआ, ग्रामीण रंगमंच से देखता था, सुनता था, तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है, संभावनाएं हैं। तो फिर मधुबनी से मैंने स्टार्ट लिया और कॉलेज का यूथ फेस्टिवल में नेशनल तक पहुँचे। फिर ग्रेजुएशन से ही मिथिला यूनिवर्सिटी से ड्रामा से मैंने ग्रेजुएशन लिया। उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी से बिहार का जो एक 2003 में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप लगा था जिसमें 30 रंगकर्मियों को पूरे बिहार से लिया गया था। उसमें मेरा चयन हुआ और 1 महीने की सघन ट्रेनिंग हुई थी। बहुत दूर दूर से अच्छे बड़े नाट्य निर्देशक, प्रोफेसर आए थे हम लोग को शिक्षा दीक्षा। फिर 10 लोगों का चयन कोलकाता के लिए हुआ 3 महीने के लिए। उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के रंगकर्मी 40 रंगकर्मी 3 महीने तक, और उसमें भी बहुत सारे लोगों से थिएटर का अनुभव प्राप्त किया। फिर दिल्ली में चला गया और फिर वापस बिहार आया। मेरे बहुत सारे साथी मुंबई की ओर रुक कर गए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मिट्टी पर ही जाके काम करूँगा, और तब से और मैंने वहीं डिसीजन लिया कि रंगमंच में मैं चिल्ड्रेन थिएटर करूँ, क्योंकि एक बीजारोपण जो होता है और आज जो वर्तमान रंगकर्मियों की हालत और ये देखता हूँ, तो मैं, और चूँकि मैं खुद ही था, बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, तो मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि मैं पेंटिंग भी करता था, क्राफ्ट भी करता था, एक्टिंग भी करता था, लाइटिंग भी करता था। तो ये सब सारे एलिमेंट्स थे, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम वगैरह मिल जाता था जिससे पॉकेट खर्च मेरा निकल जाता था। तो मैंने जब अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत 2008 से की किलकारी में, तो मैंने इन्हीं सारे एलिमेंट्स को मैंने डाला कि एक बच्चे के अंदर उसकी क्षमताओं की पहचान कैसे की जाए और उसके अंदर थिएटर के अधिक से अधिक चीज़ों को फीड कैसे किया जाए, उसको नज़दीक तक कैसे ले जाया जाए। और फिर वो यात्रा शुरू हुई और आज कुछ बच्चे अभिनेता तो हैं ही, वो बहुत अच्छा लाइट डिज़ाइनर भी है, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा सेट डिज़ाइनर हो गया। वो बिहार दिवस, आज के डेट में वो बिहार दिवस के बड़े पंडालों को डिज़ाइन करता है, चीज़ों को डिज़ाइन करता है।
उसी तरह ये बहुत सारे कुछ बच्चे कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो गए। एक बच्चा अभी FTI में वो प्रिंस वो 3rd ईयर में डायरेक्शन में कर रहा है। एक बच्ची है जो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में वो साउंड एडिटिंग पर काम कर रही है, उसका 2nd ईयर है। और एक वर्षा कुमारी अभी पास आउट हुई है बनारस से NSD से, और अभी वो दिल्ली NSD। और अभिषेक एक बहुत अच्छा एक जूनियर डायरेक्टर के रूप में वो निकल रहा है, उसके कामों की काफ़ी तारीफ होती है, चर्चाएं होती है। तो ये सब सुन के लगता है कि काम हो रहा है और काम कर रहा है। और मेरा ये आज विश्व रंगमंच दिवस है। थिएटर अभाव में किया जाता है। थिएटर में जब से पैसा आया है ना, तो थिएटर की दुर्गति हो गई। मुझे याद है आज भी कि हम लोग जब मधुबनी ऐसे शहर में नाटक करते थे तो डब्बा लेके नुक्कड़ नाटक कर करके दुकान वाले से 2 रुपया 5 रुपया ऐसे करते थे। पूरी रात पोस्टर साटते थे, बोरा को काट काट के खुद से पेंट करना, नाटक का नाम लिखना, उस पर कुछ आकृतियाँ बना देना, और शहर में ये वो एक समय वो एक जुनून था। आज बहुत सारे, उस समय बहुत कम उस हिसाब से रंगकर्मी नहीं थे, आज बहुत सारे रंगकर्मी, लेकिन सब पैसे के पीछे भाग गए। रंगकर्म का जो एक सही मर्म है, एक जो उसकी जो अपनी वेदना है, उसको नहीं कोई समझ पा रहा है, और सब उसको और थिएटर को महंगा कर दिया। अब एक कोई साधारण रंगकर्मी अब जब सोचेगा कि उसको नाटक करना है तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये नुक्कड़ नाटक का जब से कॉन्सेप्ट आया अन्य विभागों का, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ग्रांट वगैरह ये सब जो डाला, तो उससे तो प्रभावित तो हुआ ही, साथ साथ वो नुक्कड़ नाटक वाला जो कॉन्सेप्ट आया अन्य विभागों, उसने पूरे थिएटर को खोखला कर दिया। रंगमंच अब उद्देश्य नहीं रह गया, वो नुक्कड़ नाटक उद्देश्य रह गया, पैसा कैसे आए ये उद्देश्य रह गया। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हरास हुआ है, थिएटर का हरास हुआ है। एक जुनूनी राजू भैया अपने टाइम के अभी भी काफ़ी ये करते हैं, तो उस टाइम का जो जुनून था, मिथिलेश सर हैं, उस टाइम का जो जुनून था, वो जुनून अब के रंगकर्मियों में नहीं दिखता है। बहुत जल्दबाजी, तुरंत वो 2 से 3 नाटक करेगा, एक झोला लटका लेगा, ये ले लेगा, मुंह में सिगरेट है, एक साहित्य की किताब जरूर रखेगा, वो चाहे उसको पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उससे बहस नहीं है, वो रखेगा, वो रंगकर्मी हो जाता है। और 5 दिन के बाद मालूम होता है वो डायरेक्टर भी हो गया, और 2 महीना के बाद मालूम हुआ उसने अपना एक रंग समूह भी बना लिया। तो एक शहर में 10-10 रंग समूह, लेकिन एक भी समूह सक्रिय नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा ये रंगमंच के लिए ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ। NSD से भी जो बच्चे निकलते हैं, इतनी महंगी ट्रेनिंग वो दे देते हैं, वो जब बाहर आता है, जो खुद से करने की सोचता है, तो फिर उसके पास पैसे ही नहीं होते। वो तो ऐसा ट्रेनिंग लेके आया है, उसके दिमाग में तो सारा चीज़ वो फिट है। अब जब तक उसको वो संसाधन नहीं मिलेगा वो नहीं कर सकता है। लेकिन मैं किलकारी में ये नहीं करता हूँ। मैं अभाव का थिएटर जो होता है, मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ तो बताता हूँ कि ये अभी तो मेरे पास चलो पूंजी है तो मैं तुमको दे दूँगा, ये कर दूँगा, लेकिन जब वास्तविक रूप से तुम जब फील्ड में जाओगे, मैदान में जाओगे, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो थिएटर कैसे करोगे? तो सोचना वहाँ से बच्चे शुरू करते हैं। पहले के थिएटर में क्रिएटिविटी थी, लोग सोचते थे, अरे ये बंदूक बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ओरिजिनल बंदूक लेके नहीं आता था, उसको क्रिएट करता था। घर बनाना है तो कैसे, पोस्टर बनाना है तो कैसे हो सकता था। आज पोस्टर बनाना है, पोस्टर क्या बनाएगा, वो नहीं करना चाहता है, और वो सीधे फ्लैक्स लगा के छाप देता है। तो ये जो वो पोस्टर बनाने में जो कुछ लोग कांटी ठोक रहे हैं, बोरा पर वो बीट लगा रहे हैं, कुछ पेंट कर रहा है, तो ये जो एक कंपोजिट फॉर्म था, ये जो एक सामूहिकता थी, जो ग्रुप एक, क्योंकि नाटक को समूह का कार्य बोला गया, ये अकेले की चीज नहीं है। तो एक पूरा समूह लगता था हर एक काम में, और चीजें होती चली जाती थी, क्रिएट हो जाती थी। उस समय भी अच्छे अच्छे
जितने उस टाइम के जितने बड़े बड़े अभिनेता हैं अभी जो रन कर रहे हैं, अभी अब अभिनेता निकलते कहाँ हैं? उस रूप के अभिनेता नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एक अभिनेता की अपनी एक खास तैयारी होती है। उसकी सारी चीज़ों को आज वो मैं तो घूमता हूँ बिहार में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के नाटकों को, अलग अलग बड़े बड़े निर्देशकों का देखता हूँ। वो जो एक अभिनेता की जो तैयारी होती है, एक जो चीज़ होता है, वो नहीं दिख पाता है। अब रंगकर्मी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब ह्रास हुआ है। लेकिन विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर मैं बस यही कहूँगा कि एक जो भी रंगकर्मी है तो उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। पहले प्रशिक्षित हो, बढ़िया से पढ़ो, और सिर्फ अपने आप को अभिनेता तक ही केंद्रित नहीं करो। आप अपने आप को सेट डिजाइनर में भी अप्लाई करो, एक कंपोजर के रूप में भी अपने आप को यूज करो, ड्रेस डिजाइनर की संभावना वहाँ है। अभिनेता बहुत कम लोग अभिनेता को हायर करते हैं कि पैसे पर हम इस अभिनेता से काम करवा रहे हैं, लेकिन छोटे शहर में कहाँ से पैसा देगा? उसके पास तो खुद ही नहीं पैसा, तो वो पैसा देगा कहाँ? तो पैसा आता है लाइट डिजाइन से, पैसा आता है सेट डिजाइन से, पैसा आता है म्यूजिक कंपोज से, पैसा आता है गाने लिखने से, पैसा आता है नाटक लिखने से, पैसा आता है। तो इन चीज़ों को ट्रेनिंग में फीड, और मैंने किलकारी में यही काम किया। मैं तो वो आया था अभिनेता बनने, तो वो तो अभिनेता तो बनेगा, ये तो हमको मालूम है कि कुछ न कुछ होगा। कोई 100 वो कोई 80 के स्पीड में काम करेगा, कोई 70 में, कोई 45 में, लेकिन अभिनेता सब बनेगा। लेकिन जो 45 में काम स्पीड में काम कर रहा है 45% पर, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता है कि वो 100% सेट डिजाइन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो उसके अंदर हो सकता है अभिनय में वो अपने पहचान नहीं बना पाया, लेकिन वो म्यूजिक कंपोज इतना बढ़िया कर दिया ना कि वो उसका सेकेंड लाइन वो उसको बहुत ऊपर ले गया। तो यही आज पटना रंगमंच में मुझे खुशी है। पटना रंगमंच में जितनी भी नाट्य संस्थाएं हैं, कमोबेश सारी नाट्य संस्थाओं में हमारे बच्चे अच्छे जगह पर भूमिका निभा रहे हैं, या तो वो बैक स्टेज में मिल जाते हैं या ऑन स्टेज मिल जाते हैं। तो मैं देखता हूँ तो बहुत, और ये एक अच्छा ट्रेनिंग का ये सूचक था कि बच्चे निकल रहे हैं। और कोशिश है किलकारी के ही माध्यम से, मैं तो चिल्ड्रन थिएटर करता हूँ, लेकिन ये जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो वो किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो एक नई पौध मैं सोसाइटी को दे रहा हूँ, मैं रंगमंच के संस्थानों को दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जब वहाँ जाएंगे तो उसको भी एनर्जी प्रदान करेंगे, उन संस्थाओं के लिए भी बेहतर काम करेंगे, और आने वाले दिनों में रंगमंच का भविष्य और उज्जवल होगा। और राजीव शरीखे जो व्यक्तित्व हैं हमारे बिहार के, ये ओरिजिनल गुरु हैं। इन लोगों के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है रंगकर्म को लेकर के, हालांकि ये एक पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। कारण जी, अलका जी या अंकुर जी, भानु भारती, पूरे देश के जो भी पुराने रंगकर्मी हैं, बंसी कौल, ये तमाम लोग मूर्धन्य व्यक्तित्व रहे हैं और रंगकर्म को सजाया है, संवारा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले ये तमाम लोग आज भारत में हर राज्य के जिलों में रंगकर्म को बढ़ावा दिए हैं। इसी श्रेणी में आते हैं हमारे राजीव रंजन जी। राजीव रंजन के बारे में बताना मुझे नहीं लगता कि वाजिब होगा। राजीव रंजन सर्वविदित हैं। इन्होंने जो इसको किलकारी को सजाया है, संवारा है, पटना से लेकर के बिहार के अन्य जिलों में कमिश्नरी में, वो इनका योगदान अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। मैं राजीव जी से मुखातिब होता हूँ। राजीव जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इनकी क्या भूमिका रही है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो विश्व रंगमंच दिवस पर जितने भी इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगमंची यात्रा हमारी बचपन से ही शुरू हो गई, और स्कूल के बाद से कॉलेज में भी मूल रूप से 1983 और 84 का जो समय रहा, उस समय मुख्य रंगमंच से मेरा जुड़ाव होता है। और उसमें विशाल नाट्य मंच पटना में एक संगठन हम लोगों ने शुरू किया था।
2-3 वर्षों तक चला। उसके बाद से मूल निर्माण कला मंच, जहाँ कई लोग जुड़े और वहाँ से शुरुआत होती है थिएटर में एक गंभीर रंगकर्म की, जिसमें श्री संजय उपाध्याय, अशोक तिवारी सरी के बहुत जो हमारे सीनियर हैं वो सब लोग एक साथ जुड़े और वहाँ से हम लोगों ने एक लंबी पारी शुरू की। विदेशिया जैसा नाटक जो राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, उसकी शुरुआत जो हुई उसी विशाल और निर्माण कला मंच की देन थी कि इसका आज लगभग हज़ारों प्रस्तुतियाँ देश भर में हो चुकी हैं, अभी भी लगातार जारी है। सैकड़ों अभिनेता आए, सैकड़ों अभिनेत्रियाँ आईं और लोग करते गए, चलते चले गए। सब ने अपनी अपनी पहचान बनाई, कई लोग फिल्मों की तरफ चले गए और इस एक साथ दो चीज़ें चलती रही। एक सामान्य जो पढ़ाई है वो भी चलती रही, दूसरा रंगमंचीय पढ़ाई भी चलती रही। नाट्यशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट भी करने के उपरांत कई बार ये होता है कि आप तय करना चाहते हैं कि इस दिशा की ओर चलना हमको है, लेकिन होता है क्या कि दिशा कई बार अपने आप लगता है कि तय है, आपको उस दिशा की ओर बढ़ते चले जाना है। आप चाहते हैं या सोचते हैं कि इस दिशा की ओर, लेकिन क्या होगा ये आने वाला समय ही तय करता है। कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ कि लंबे समय तक आकाशवाणी पटना से बतौर उद्घोषक जुड़े रहे, फिर दूरदर्शन में कई कार्यक्रमों को देखने का अवसर मिला तो वहाँ भी लंबे समय तक जुड़ाव बना रहा। एक प्रसिद्ध अखबार अपने यहाँ का है, उस अखबार से भी 4-5 सालों तक रिपोर्टिंग का काम में भी जुड़े रहे। कई बच्चों को रेडियो ट्रेनर के रूप में, अनाउंसर के रूप में, रेडियो जॉकी के रूप में 2-3 जगहों से जोड़ के उसको ट्रेनिंग का भी काम, जिसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पर आए। तो ये यात्रा रही, लेकिन मूल यात्रा जो रंगमंच की रही है वो बड़ी मज़ेदार रही है और कई ऐसी प्रस्तुतियाँ जिसने उसको कहें कि प्रयोग करने का अवसर मुझे दिया है। जैसे एक प्रस्तुति मेरी है क्योंकि विदेशिया जैसा नाटक जिससे कि लंबा जुड़ाव रहा, अभिनय भी करते रहे उसमें, लेकिन बाद में उसको हमने एक नए प्रयोग में जोड़ा। 1997 में एक बड़ा हादसा हुआ था बिहार में, वो था बाथे का नरसंहार और उसमें बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा गांव मारा गया था। और वो हादसा जिसको कि हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा था, श्री विनय कंठ थे उस समय हमारे गुरु, उन्हीं के साथ जाकर उस पूरी घटना को देखा था और वो घटना कहीं न कहीं से मुझे बड़ी उद्वेलित करती थी कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब पूरे गांव के जो पुरुष हैं उनकी लाश एक साथ सोन नदी के किनारे जल रही हो, और आप समझ सकते हैं कि रुदन का जो स्वर था वो बहुत पीड़ित करता था। तो कहीं ना कहीं से इसको दूसरे तरीके से देखने का जो मेरा ये हुआ कि बाद में हमने उस बाथे के नरसंहार को और विदेशिया नाटक को, इन दोनों को जोड़कर एक नया नाटक तैयार किया, बाथे में विदेशिया, जो 2003 के भारत रंग महोत्सव में दिल्ली में इसका मंचन हुआ। और उसके पहले 2003 के पहले इसे 2001 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो निदेशक थे देवेंद्र राजनपुर, उन्होंने इसको देखा था और बहुत देर तक रोते रहे और भाव विभल हो गए और उन्होंने कहा कि इसका मंचन तो देश स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि एक पारंपरिक नाटक है और समसामयिक घटनाओं से जोड़ के एक नई चीज़ निकल के आ रही है, तो इसको जरूर होना चाहिए। तो इसको लेकर बहुत सारे प्रदर्शन देश भर में हुए। उसके बाद से लगातार बड़े लोगों के साथ रंगमंच करने का जो सुख मुझे मिला है, महारथी जैसा नाटक, होली, कुतुब बाजार, कई ऐसे दर्जनों नाटक जिसको किया, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर करने का मौका मिला। तो ये प्रयोग जो था वो अपने लिए भी था और नए लोगों के लिए भी था। तो ये एक स्थिति बनती चली गई। 2006 जहाँ से बिहार का ही नहीं देश भर का रंगमंच करवट लेता है, जहाँ 2006 में शिक्षा विभाग का ही एक बड़ा संगठन है जिसके द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की शुरुआत एक होती है और वहाँ से पूरे बिहार का रंगमंच अचानक उसको कहे कि खलबली जैसी हो जाती है। सब जगह के संगठन टूट जाते हैं, क्योंकि जब तक अभाव रहता है, जब तक पैसे नहीं है, तब तक बहुत अच्छा काम होता रहता है। जहाँ पैसे आए वहीं से
कई तरह के विरोधाभास शुरू हो जाते हैं और संगठन टूटने शुरू हो जाते हैं। और बिहार के हर जिले के संगठन जो स्थापित थे उनके अंदर टूटन शुरू हो गई और एक दूसरा रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है रंग कर्म का, और लोगों ने पैसे के पीछे भागना शुरू किया। जैसा कि मुकुल ने बताया कि भारत सरकार की भी जो योजनाएं चली, भारत सरकार के वजीफा अनुदान की जो योजनाएं चली नाटक को लेकर अलग अलग तरह की, उसने भी बहुत घात पहुँचाया है हिंदी रंगमंच को खासतौर से, क्योंकि लोग अनुदान के पीछे भागने लगे। थिएटर के पीछे कोई नहीं भागता था, कुछ भी कर जाना है, जैसे भी हो वैसे रंग कर्म कर जाना है। नतीजा ये हो गया कि जो लोग काम करने वाले नए लड़के आए उनके अंदर भी यही सीख मिली कि उनको भी लगा कि बस कुछ नाटक कर लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर उनको भी लगा कि कैसे जैसे तैसे पैसे आ जाएं और हम काम शुरू करें। ये दशा बिहार के ही नहीं देश भर के रंग कर्म को बहुत उथल पुथल में डाला। नतीजा ये हो गया कि बड़े संस्थान भी हों, चाहे वो लखनऊ का हमारा नाट्य संस्थान हो या दिल्ली का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, सब जगह जो अभी पहुंच जा रही है और आज से 20-25 साल पहले जो लोग बच्चे जा रहे थे, दोनों में बहुत का फर्क आ गया है। आज प्रशिक्षक वही प्रशिक्षक हैं जो निकल के आए, बहुत सारे हैं जो जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा किनारा कर लिया, जो सचमुच सक्षम लोग थे वो किनारे हो गए। ऐसे लोगों का पदार्पण हो गया है जो जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं कि सही जानकारी हो, वो जानकारी गायब हो गई। अभी हमने देश के बहुत बड़े लाइट डिज़ाइनर हैं और निर्देशक हैं, अवतार साहनी से बात हो रही थी। अवतार साहब ने कहा कि थिएटर में जो लाइट का कॉन्सेप्ट रहा है, जिसको तापसदा ने डिज़ाइन किया या बाकी लोगों ने ये किया था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी ऑर्केस्ट्रा में जो लाइट डिज़ाइन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वही रंगकर पर भी हो रहा है। मेकअप की जो मूल चीज़ें थी वो मूल चीज़ें गायब हो गई, और अभी जो उसको कहें कि बड़े जो दुकान खोलकर लोग बैठे हैं जिसमें मेकअप का जो सिखावा जा रहा है वही सिखावट अब थिएटर में धीरे से घुस गया। कस्ट्यूम का डिज़ाइन को लेकर कोई बहुत पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नतीजा हो गया कि जैसे तैसे कस्ट्यूम डिज़ाइन भी हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब थिएटर में अब काम हो रहा है। उसको कहें कि जो मूल चीज़ जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। लेकिन विश्व रंगमंच दिवस पर उन तमाम जो कलाकार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि एक बार फिर से हर ज़िले में अपने स्तर से बैठ के सोचना होगा, विचार करना होगा कि ये जो चीज़ें धीरे धीरे गायब हो रही हैं इसको गायब नहीं होने देना। इसमें यही है, शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। हाँ, तो रंगमंच की जो मूल आत्मा है इसको पकड़ के रखना है। यही कहीं ना कहीं से हमको फिर से पुनर्स्थायित्व देगा और आगे की ओर ले जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझना पड़ेगा चीज़ों को, जो चीज़ें होती रही उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा। जिन लोगों ने जो कुछ दिया है, जैसा नाम अभी मित्रेश भाई बताए, बड़े बड़े नाम देश के बताए, उनमें से कोई आज की तारीख में नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो दिया है, उनके लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें संग्रहित हैं कहीं ना कहीं से। आप उन पर अगर एक बार अमल किया जाए तो निश्चित रूप से हम कुछ और अच्छा करेंगे। और हरदम हमारी कामना तो यही होती है कि काम अच्छा हो, बढ़िया हो। तो उसी का एक उसको क्या रास्ता है, ये किलकारी बिहार बाल भवन, जिसके माध्यम से आज बिहार के पूरे 9 प्रमंडल में हर विधा की पढ़ाई चल रही है, जानकारी शिक्षा दी जा रही है और बच्चे निकल रहे हैं, एक से एक बच्चे निकल रहे हैं। थिएटर में एक से एक बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी लोग हैं वो एक्सपर्ट लोग हैं किलकारी में और काम कर रहे हैं। तो आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर सुबह में पूर्णिया में 9 प्रमंडल के बच्चे जुटे हुए हैं। सुबह में रंग यात्रा भी निकली, बड़ी खूबसूरत यात्रा निकली और वो देखने लायक था अपने आप में। और शाम में सांस्कृतिक आयोजन भी है। इतने बच्चों का एक साथ जुटना ये बहुत बड़ी सफलता की बात है। एक साथ जुटेंगे, एक साथ बातचीत करेंगे, चिंतन मनन होगा, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे, रहन सहन के बारे में जानेंगे। ये जो 2 दिन का एक तरीके से इनकी अपनी मीटिंग है, ये बहुत आगे ले जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि विश्व रंगमंच के दिवस के अवसर पर रंगमंच सुंदर हो, अच्छा हो और आगे बढ़े और तरक्की करें, और हम कुछ जानकारियों से, नए जानकारियों से लैस होकर कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइडियलाइज के रूबरू के कार्यक्रम में हैं, शिरकत कर रहे हैं। अभी आपने राजीव जी को सुना और रवि मुकुल को सुना। अब हमारे बीच में है सुचित्रा दीदी, जिनके बारे में मैंने बताया कि राष्ट्रीयता से ओत प्रोत, भाषा, शैली और आवाज़ की गंभीरता
इनके वश में है। और जब ये मंच संभालती हैं, नाटक हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सरकारी गैर सरकारी कोई भी कार्यक्रम हो, जिस कार्यक्रम को ये शिरकत करती हैं उसकी शुरुआत करती हैं, मंच संभालती हैं, और उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू होता है। तो हम मुखातिब होते हैं। अभी आइडियलाइज ने कौशिकी सम्मान समारोह किया था, जिसमें कि सुचित्रा दीदी भी थीं और इन्होंने शिरकत किया था, इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और काबिल तारीफ़ है इनकी कि बड़ी विनम्रता के साथ ये समाज के सामने अपने काम को रखती हैं। हम उनसे मुखातिब होते हैं। सुचित्रा दी, आभार, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले हमारे जितने भी रंगकर्मी हैं उनकी समर्पण को, उनकी सेवा को, रंगकर्मिता को नमन करती हूँ, जिनके कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाज के हर तबके से, हर वर्ग से कलाकारों को बाहर निकालना और उन्हें अपने मार्ग निर्देशन में एक ऊंचाई देना, ये बहुत स्थिरता और गंभीरता को लिए हुए कार्य होता है, जिसमें हमारे जो पुराने रंगकर्मी हैं बड़ी ही तन्मयता और बड़ी ही विनम्र भाव से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हमारे भाई मुकुल भाई और रवि भैया ने बताया कि चीज़ों में विसंगतियां आई हैं, बहुत तरह की विसंगतियां आई हैं। इसे मैं भी मानती हूँ और देखती भी हूँ और उसे महसूस भी करती हूँ। अगर मैं अपनी विधा की बात करूँ तो हमारी विधा में अर्थात उद्घोषणा में परोसने की बात होती है कि सारा कार्यक्रम, सारी व्यवस्था आप रंगकर्मियों की होती है, लेकिन उसे किस रूप में दर्शकों के आगे हम परोसें, वो शब्द विन्यास बहुत मायने रखता है। और आज की पीढ़ी में ये उतावलापन है कि दीदी आप इतनी अच्छे से कर लेते हो, मुझे भी करना है। ये चीज़ आज के युवा पीढ़ी में है। और जब मैं बताती हूँ कि ये एक दिन का कार्य नहीं है, मेरा विगत 22 वर्षों का अनुभव है और उस आधार पे मैं अभी भी अपने आप को अपूर्ण मानती हूँ। पूर्णता किसी में नहीं होता है, इस बात को मैं मानती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ। खासकर मैं छोटे बच्चों के बीच कार्य करती हूँ, चाहे हमारा विद्यालय प्रांगण हो या हमारा ये किलकारी परिवार हो। अक्सर आयु वर्ग 17 तक के बीच में मेरे कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ऐसे बच्चों को संभालना, उन्हें संबोधित करना, उन्हें आगे बढ़ाना अपने आप में अनूठा होता है। भैया मैं आपको बता दूं, आकाशवाणी पूर्णिया के माध्यम से मैंने भी 2-3 नाटक में कार्य किया। एक नाटक जिसका नाम तो मुझे याद है, उजियारा था, जो कि धारावाहिक था और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज जो हमारा ज़िला, जो उस समय शिक्षा के पैमाना में बहुत नीचे था, और उसी को जोड़ते हुए ये उजियारा कार्यक्रम शिक्षा को समर्पित था। और उस समय बहुत खुशी हुई कि इस नाटक को राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिला था और किशनगंज में शिक्षा के प्रति धीरे धीरे जागरूकता आई थी और सुधार भी हुआ था। तो कहीं न कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत अवसर मिला मंच को साझा करने का, लेकिन मैंने आज तक खुले मंच पे वो जो एक जीवंतता होती है वो तो नहीं जी पाई, लेकिन आगामी कुछ दिनों में मुझे लगता है अवकाश ग्रहण करने के बाद जुड़ूंगी आप लोगों के साथ और मुझे भी थोड़ी बहुत आप लोगों से पहले सीखूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक गहराई लिए हुए विषय वस्तु है, इसे हल्के में हमें नहीं लेना है। और कार्य कोई भी हो, छोटा या बड़ा, जब तक आपका अनुभव प्रगाढ़ नहीं होता है, वो कहते हैं ना कि अगर आप चावल भात बनाते हैं तो उसका एक दाना आप उठाते हैं और उसे देख के पता लगा लेते हैं कि सिद्ध हो गया, ये भात पक गया, अब खाने योग्य है। तो ठीक उसी तरह से हमारे बीच हजारों की संख्या में बच्चे हैं, हर विधा के बच्चे हैं, उनमें से चुनना, सजाना, संवारना, उन्हें आगे बढ़ाना तो बिल्कुल ही
जद्दोजहद वाला ये काम है और शालीनता और गंभीरता को लिए हुए काम है, हड़बड़ाहट में तो बिल्कुल नहीं। तो मैं इस बात से राजी हूँ और इस बात को मान रही हूँ कि कहीं न कहीं चीज़ों को हम खो रहे हैं हड़बड़ाहट में। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो ये बात हमें याद रखना होगा आज की युवा पीढ़ी को। हमारे आज के रंगकर्मी हो या खेल विधा में हो, किसी भी विधा में हो, उनके लिए आज के विश्व रंगमंच दिवस पे ये मेरा सुखद संदेश होगा। कार्य आपका कोई भी हो, उसे गहराई से करें, रुके, समझे, समीक्षा करें, उसे समय दें, उसके बाद आप आगे का कार्य करें। सफलता निश्चित आपकी कदमों को चूमेगी। ये मेरी सोच है। आगे आप सभी गुणीजन हैं, आप लोगों का कार्य करने का एक शैली है, लेकिन पुनः आप सभी रंगकर्मी भाइयों से कि 2 साल के बाद मैं आपके बीच आऊंगी, सीखूंगी और फिर से मैं काम करूंगी। बस स्वस्थ रहो, आप सबों के बीच बनी रहो, इसके लिए पुनः सभी रंगकर्मी भाई बहनों को आज के रंगमंच दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे मैं बिहार के रंगमंच में बहुत ही सीनियर हूँ और ये सभी हमारे जूनियर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुरु गुरु है और चेला चिन्नी हो गए। ये लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, गुरु तत्व हैं इनमें, और इनके सरीखे बिहार में और भी कई रंगकर्मी हैं, जैसे कि नाम आया संजय उपाध्याय का, शारदा का, विजेंद्र टांक का, हज्जू का, अभय सिन्हा का, बहुत सारे नाम हैं। जुबान पे कतार लग जाएगा अगर बोलना शुरू करूँगा तो। इन लोगों की मेहनत रंग लाई है और बीच में जो उथल पुथल हुआ रंगकर्म को लेकर के ये फिर से सजने संवरने की तैयारी में है, जिसको कि एक मुकाम दे रहा है। जो बाल रंगमंच की जो शुरुआत हुई है यहाँ से किलकारी से, तो ज्योति परिहार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किलकारी की शुरुआत की और राजीव जैसे व्यक्तित्व को पकड़ा, रवि मुकुल जैसे व्यक्तित्व को पकड़ा और आज बिहार में किलकारी चमचमा रहा है। मैं पूर्णिया में हूँ, पूर्णिया से बात कर रहा हूँ। तो पूर्णिया के जो रंगकर्मी हैं, विशिष्ट रंगकर्मी हैं, यहाँ पर कितने सारे भिखारी ठाकुर सम्मान से प्राप्त लोग हैं, राष्ट्रीय सम्मान से भी प्राप्त लोग यहाँ पर हैं। रंगकर्म हो रहा है, लेकिन शनै शनै हो रहा है। हमारी गुजारिश है तमाम रंगकर्मियों से कि एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर, हाथ में हाथ मिलाकर, एकजुट होकर के हम लोग इस गतिविधि को पुनः आगे बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा माहौल तैयार होगा। मेरा एक प्रश्न है रवि से कि ये जो बाल रंगमंच है जो किलकारी अपने कंधे पर लिया हुआ है, इसमें बच्चों को फीड करना कितना बढ़िया है, बजाबते कि राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ जो सिखाया जाता है वो वयस्क होते हैं, बड़े उम्र के बच्चे होते हैं, और आप बाल रंगमंच कर रहे हैं। तो बाल रंगमंच में बहुत ही संभावनाएं तो हैं, लेकिन मेहनत बहुत है। ये क्या गुर है जो बाल रंगमंच से जवान होते, बुढ़ापा होते, रंगकर्म को या किसी भी कला को विकसित करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उसका जो जड़ पौधारोपण जो आप करते हैं, उसकी क्या विशेषता है? उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। बच्चा अपने आप में विशेष होता है। उसके अंदर जो सृजनात्मकताएं होती है, जो वो विशेष चीज को ले आता है, वही उसका फ्लेवर है। बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो अमूमन सुनते होंगे बच्चा गीली मिट्टी है, उसको जैसे मोल्ड कर दो मोल्ड हो जाएगा। गलत है। वो जैसे आप मोल्ड कर रहे हैं वो मोल्ड नहीं हो। ये अवधारणा बदल चुकी है। बच्चे के अंदर संभावनाएं बहुत है, आप उसको निकलवाते कैसे? अक्सर हम लोग देखते क्या है कि जब रंगमंच होता है तो जो टीचर होते हैं वो एक्टिंग कर कर के बताते हैं और बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। तो भैया वो तो
अगर मुकुल टीचर है और उसके सामने बच्चा उसको बता रहा है और वो एक्ट कर कर के बता रहा है, यानी वो अपना फोटो स्टेट तैयार कर रहा है, उसमें स्वाभाविकता वो नहीं बन पा रही है, वो चीजें नहीं आ सकती है। तो जब बच्चों के साथ काम होता है तो बच्चों के साथ काम करने के लिए बच्चों वाला विषय बहुत जरूरी आवश्यक है। अब उसमें वो दहेज प्रथा घुसा दिया या वो बहुत तरह की चीजें होती है जो जिस पर लोग नाटक करते हैं, ये वो नहीं होना चाहिए। बच्चों के अपने बहुत सारी समस्याएं हैं, पढ़ाई का बोझ है, स्कूल में टीचर का प्रॉब्लम है, सोसाइटी घर की बहुत सारी तरह की समस्या है, उसको वो सरवाइव कर रहा है। तो उसके बच्चों के बहुत सारे विषय हैं, उसके किताबों में बहुत सारी कहानियां हैं, कविताएं हैं। आप उसको लेके कैसे काम कर रहे हैं? और इस पर जब काम होता है तो वहाँ दो काम होता है, आप उसके कहानियों और किताबों को लेके कहानियों को और कविताओं को लेके जब काम करते हैं तो आप उसका एक सब्जेक्ट का पार्ट तो सॉल्व करते ही, समझ बनती है। और वो बच्चा ताउम्र उस कविता को, अभी तक मुझे याद है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ बड़ी मस्त मोल। तो ये अब इसको मैं एक्ट में अगर बच्चे को बताऊं कि इसको कैसे करोगे, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, अब तुम बसंत वाला हवा हो और देखो कैसे कैसे उसको ये करते हो, क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें पड़ी है, तुम करो। तो यहाँ से बच्चा जब होता है स्टार्ट लेना शुरू होता है, वो अपने ग्रुप के साथ बैठता है, डिस्कस करता है चीजों पर, वो कुछ बोलता है वो कुछ बोलता है, और जब जब सारी चीजें बनती है तो वो देन उस पर काम करता है, तो वो अपने स्वाभाविक चीजों को निकालता है। तब मेरा ये टीचर का काम ये होता है कि उसको चीजों के परत दर परत को खोले। समझाने के बहुत सारे टूल्स हैं, आप किन किन टूल्स का उपयोग करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कि एक बच्चा, कोई बच्चा है जो पढ़ के समझ जाता है, कोई बच्चा देख के समझता है, कोई बच्चा करते करते समझ जाता है, कोई बच्चा घूमते घूमते देखते देखते चीजों को वो कर लेता है। तो ये सारे टूल्स प्रशिक्षण में डालने पड़ते हैं और बच्चों को उसके अनुरूप ढाला जाता है, उसके अनुरूप वहाँ उसके पास ले जाने का। तब जब बच्चा समझ लेता है तब वो एक ही चीज को बच्चा 5 अलग तरह से करता है। तो ये जब बच्चा करता है तो उसमें वो प्रॉप्स भी यूज करता है, कुछ गमछा वमछा का कर लिया तो उसमें एक कॉस्ट्यूम का भी एक सेंस आना शुरू होता है, उसने कुछ इधर पीछे लगा दिया कुर्सी उर्सी तो वो सेट भी आने लग। तो यहाँ से उसकी जो सृजनात्मकता होती है वो जन्म लेना प्रारंभ करती है, और धीरे धीरे वो समझ जब विकसित होता है तो फिर वो बच्चा अपना रास्ता खुद बनाते चला जाता है। टीचर सिर्फ मार्गदर्शक है, टीचर को कभी भी अपने बच्चे को फोटोकॉपी नहीं करना चाहिए, उसको करके नहीं बताना है। आप समझाइए, कितने लेवल तक आप समझा सकते हैं। अगर एक सवाल को एक टीचर 5 तरीके से समझाए, 7 तरीके से समझाए तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं समझ सकता। तो बच्चे के साथ काम करना थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो सही टीचर है, जो वास्तविक टीचर है, उसके लिए टफ नहीं होता है। आप उसके चीजों में पहले कैसे इंटर करते हैं, उसके हिसाब से कैसे बातचीत करते हैं, उसे दोस्ती बच्चों के साथ सबसे बड़ा चीज है। अगर आप बच्चों के दोस्त हो जाए ना तो फिर देखिए वो कैसे चीजों को निकालता है। अगर टीचर बन के आप बच्चे से निकलवाना चाहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो मेरा यही मानना है, और मैं जब बच्चों के साथ काम करता हूँ तो क्या यार क्या कर रहे हो, आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, अरे ये सर हमको क्या यार क्या बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत अच्छा कपड़ा पहने हो। तो उसको लगता है कि ये मेरी बात कर रहा है, उसके साथ बैठ के वो टिफिन ये कर रहा है, वहाँ बैठ के और लोग बच्चों से बातचीत, तो उसको एक पास आने का भी एक जरिया होता है। तो बच्चे जुड़ते हैं, और बच्चे जब दोस्त हो जाते हैं, जब आपसे फ्रेंडली हो जाते हैं तो फिर चीजें निकलनी शुरू हो जाती है और वो बैठना भी शुरू हो जाता है। टीचर बन के बाल रंगमंच नहीं हो सकता, उसके लिए बच्चों का बहुत ही
अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके भावनाओं को उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसको तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना, दूसरे से तुलना नहीं करना। तुम जो कर रहे हो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। वो गलत भी कर रहा है तो हम उसको बताएंगे, लेकिन एप्रिसिएट जरूर करेंगे कि तुमने बहुत। तो इससे बच्चा डिस्करेज नहीं होता है, अपग्रेड होता है, और धीरे धीरे बच्चा का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बच्चा काम करना शुरू कर। बिहार प्रांत में थिएटर बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है। बगल में पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, और आसपास के भी ज़िले हैं, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। वहाँ पर जो रंगमंच हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। जहाँ कमतर है वहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु जाकर के अपना गुरु दिखाते हुए लोगों को संभाल रहे हैं। पूर्णिया का जो रंगमंच है उसमें कला भवन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कला भवन में भी 300 लोगों के बैठने की सीट की एक ऑडिटोरियम की बात हो रही है। वहाँ ऑडिटोरियम हो जाएगा तो वहाँ के रंगकर्मियों को एक बल मिलेगा और काम करने की सुविधा होगी। ऐसे जिला स्कूल में भी रंगमंच बनाया गया है, वहाँ भी लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। कला भवन के रंगकर्मी हों या भरतनाट्य कला केंद्र के रंगकर्मी हों, उमेश आदित्य हों, विश्वजीत सिंह छोटू हों, अंजनी हों, शशिकांत हों, या तमाम जो भी रंगकर्मी यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि जुड़ करके कला को, संस्कृति को, रंगमंच को पुरजोर कोशिश करके आगे बढ़ाएंगे। मैं राजीव जी से एक सवाल करके इस बैठक की समाप्ति की घोषणा करूंगा। राजीव जी से मेरा ये पूछना है कि आप शुरुआत के दिनों में जब किलकारी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट लेने की बात थी तो उस समय यहाँ सोना बयाबां था, बहुत ही गंदगी फैली हुई थी। यहाँ पर जुआ, स्मैक, गलत काम होता था गर्ल्स स्कूल के बगल में, और ये परिवेश मिला है ज्योति परिहार बाल भवन किलकारी पटना को। तो यहाँ जो फैलाया काम, उसके शुरुआती दौर में आप यहाँ पर संलग्न रहे हैं और आपके आइडियाज़ पर, आपके बोली विचार डायरेक्शन पर बहुत सारे काम हुए हैं। तो जरा बताएंगे कि इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई और आपने इसमें क्या कैसे करवाया? जब शुरुआती दौर था तो हम लोगों को ये निर्देश मिला कि भाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यहाँ 7-8 जगह चयन किए गए हैं जहाँ आप देखकर तय करिए कि कोई एक जगह जहाँ आप किलकारी को शुरू कर सकते हैं। तो उस समय जब हम पटना से यहाँ आए तो हम पूर्णिया का अलग अलग कुछ विद्यालय, कुछ अलग जिला स्कूल के पीछे का इलाका, बहुत सारी जगहों पर घूमने का अवसर हुआ, लेकिन कोई एक सटीक जगह जो सचमुच किलकारी जहाँ शुरू हो सके ऐसा कोई सटीक जगह दिखा नहीं। और लौटने जा रहे थे हम पटना की ओर ये कह के कि भाई अभी तक कोई जगह सटीक नहीं मिला है। किसी ने कहा कि आप एक बार गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस भी देखते चले जाइए। जब इस स्पेस में आए हम, जब इस गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस में, तो हमने देखा कि एक बड़ा इलाका है जहाँ केवल जंगल जैसा है और खंडहर नुमा एक ये है, स्पेस है। तो हमने यहाँ की जो उस समय की तत्कालीन प्रधान अध्यापिका थी गर्ल्स हाई स्कूल से, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो स्पेस उस तरीके का नहीं मिलेगा, पीछे कुछ जगह है वहाँ आप ले लीजिए और वहाँ आप शुरू कर सकते हैं। हमने कहा पहले एक बार हमको घूम ले लीजिए पूरा इलाका। जब हमने घूमना शुरू किया तो हमको लगा ये इलाका जो है सचमुच किलकारी के लायक हो सकता है और खंडहर बहुत ये नहीं होगा, बाधा नहीं पहुंचेगा। इसी को हम रेनोवेट अगर करा लेंगे तो बात बन जाएगी। और जाते जाते हमने जिला शिक्षा अधीक्षक जो उस समय थे शाह जी, उनसे हमने कहा कि साहब जी ये जगह जो है वो बेहतर है, इसको अगर मतलब हम लोग अपने तरीके से प्रस्तावित करते हैं। और महीने भर के अंदर में ये हुआ कि ये किलकारी का जो जगह है ये जगह पर आप काम कर सकते हैं। और तुरंत फिर हम ज्योति परिहार जी जो निदेशक हैं, वो उमेश शर्मा जो हमारे यहाँ डिज़ाइनर हैं, वो 3 लोग हम लोग आए और एक दिन बैठना हुआ यहाँ। और एक दिन के अंदर में ये पूरे कैंपस को हम लोगों ने साफ सफाई करा के, उस समय बड़े बड़े सांप भी बहुत मिले। इस पेड़ जो है कैंपस में, उस पेड़ के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऐसे सांप थे जिनको देखकर डर लगता था। और कई तो लोगों ने, हम लोगों ने कोशिश की कि वो सांप मारे नहीं जाए,
पहली बार मैंने यहाँ इस कैंपस में सांप के अंडे देखे और 15-16 अंडे उस समय ज्योति जी हम दोनों थे। बाद में वन विभाग से लोगों को बुलाकर उसको बहुत सुरक्षित यहाँ से निकाला गया। तो वो स्थिति थी शुरुआती दौर की, और एक दिन में ही हम लोगों ने, चूँकि मतलब भैया आपसे और इसके अलावा जो यहाँ के जितने रंगकर्मी हैं उनसे मेरा कई वर्षों पुराना संबंध रहा है, वो मेरे लिए ताकत थी। और पत्रकार और कलाकारों का जो समागम यहाँ एक दिन का हुआ, उसमें सुबह से लेकर शाम तक सारे कलाकारों को आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने बुलाया और बातचीत शुरू की, और उस बातचीत में ही तय कर लिया कि इनको इस जो अभी वर्तमान में सीपीसी हैं प्रदीप, ये नृत्य प्रशिक्षक के रूप में उस समय आए थे, और पहले बार में ही हम लोगों ने इनको चयन किया था। या अमर जी हो गए, ये पूरी की पूरी टीम जो उस समय खड़ा की, तो एक दिन में हम लोगों ने यहाँ टीम खड़ा किया, सबको व्यवस्था दे दी कि भाई आप शुरू कर सकते हैं। शुरुआती दौर से शुरुआती दौर, हाँ, जुड़ा ही रहे हैं, जुड़े रहे हैं। हाँ, और ये एक तरीके से कहें कि सांस्कृतिक, बिहार का सांस्कृतिक महत्वपूर्ण जिला के रूप में पूर्णिया मशहूर भी रहा है। तो वो गतिविधि वहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे करवट लेती चली गई। बाद में एक क्रिएटिव आदमी रवि भूषण मुकुल का यहाँ आना हुआ। पटना में नाटक के ये प्रशिक्षक थे, वहाँ से तो सीपीसी के रूप में भेजा गया, और यहाँ इन्होंने अपने तरीके से फिर एक नई मुहिम शुरू की, और हर जगह को, जबकि अभी तक यहाँ कोई भवन नहीं बना है अपना, किलकारी का कोई भवन नहीं है, पुराना ही भवन है, उसी में काम चल रहा है। लेकिन फिर भी इस कैंपस में आने के बाद से जो ऊर्जा, जो एनर्जी जो मिलती है आदमी को, जो सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद से, हर आदमी बार बार यहाँ आना चाहेगा। मतलब आप कभी वो जगह आपको काटने को नहीं दौड़ती है, लगता है कि ये मेरा अपना है। इसलिए कहीं ना कहीं से जो जिला प्रशासन है या जिला प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो बार बार यहाँ को लेकर रहते हैं कि इसका और विकास हो। यही कहीं कारण रहा कि बाद में रवि भूषण मुकुल के इस पर ज़मीन भी हम लोगों को अलग से दो जगह मिल गई इसी कैंपस में, तो किलकारी का बड़ा विस्तार भी हुआ है। ये एक बड़ा सुखद रहा है। और कोई चीज़ जब आप अपने हिस्से में, जब उसको कहते हैं कि पनपते हुए देखते हैं, खड़ा होते हुए देखते हैं, और वो एक साकार रूप ले लेता है, तो बड़ी खुशी होती है, आनंद होती है उस जगह पर जाने में। आज हम और मुकुल को इस जगह पर आने के बाद जो खुशी मिल रही है, जो आनंद मिल रही है, शायद हम लोग को मार्च का महीना है और बजट को लेकर बहुत सारा काम करना था, लेकिन फिर भी हम बाकी कई जगहों के किसी नहीं आ पाए, उनकी अपनी मजबूरी थी, हम लोगों की भी मजबूरी थी। लेकिन क्या जगह है ये शायद रोक हम लोग भागते चले आए हैं। आप लोगों का प्रेम और सानिध्य जो है किलकारी के माध्यम से पूर्णिया को मिल रहा है, और पूर्णिया का रंगकर्म हर क्षेत्र कला का समृद्ध होता चला जा रहा है। जो परिवेश सूना था, बयावा था, आज वहाँ हरियाली है और तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। वो फूल प्राकृतिक नहीं बल्कि बच्चों के बीच से जो फूल उभर रहे हैं, वो सब देखने और सुनने को मिल रहा है, और पूरे शहर में चर्चा है। खास करके इस पूर्णिया के समन्वयक जब मुकुल थे और आज जो प्रदीप हैं, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन को हम आदाब बजाते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपके कंट्रीब्यूशन को पूर्णिया को सजाने संवारने में जो मिला है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी बहन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर से एक बार आह्वान करते हैं कि रंगकर्म, कला, संस्कृति हमारा द्योतक है, हमारा परिचय उसी से है, और हमारे शहर का विकास, संस्कृति का विकास उसी से जुड़ा हुआ है। सभी रंगकर्मियों को, सभी कलाकारों को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया इस आइडियलाइज न्यूज़ के रूबरू कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं मिथिलेश राय आपसे आगे रूबरू में मिलता रहूँगा। धन्यवाद।